अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके शादरा में डकैती मज़ामत पर खातून को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की तो कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूला के घर में ही मौजूद एक घर का फर्द निकला। पुलिस ने मकतूला के कत्ल के इल्जाम में किस शख्स को गिरफ्तार किया है, उसका मकतूला के साथ क्या ताल्लुक है, मुरसा यानी मकतूला के बहन भाई और मकतूला का ससुराल कातिल के हवाले से क्या कहते हैं, कातिल ने अपनी सफाई में कत्ल करने को किस तरह से डिफेंड किया है और पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। सीआईए कोतवाली ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अपेरेंटली मुलजिम ने जो प्लान बनाया था वो तो यही था कि घर में डकैती का रंग दूंगा कि डकैत आए हैं घर में, उन्होंने वारदात करने की कोशिश की और बीवी ने जब मज़ाहमत की तो उसको फायर मार के वहाँ से चले गए और इसने मुकदमा भी अपनी मुद्दत में दर्ज करवाया। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, क्योंकि बड़ा हीनियस क्राइम था डकैती मज़ाहमत में मर्डर जो है उसको ना सिर्फ मीडिया बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिकली देखता है बल्कि पुलिस अफसरान जो है उनकी भी भरपूर कोशिश होती है कि जल्द से जल्द डकैती मज़ाहमत का जो मुलजिम है उसको पकड़ा जाए, क्योंकि शहर में अगर रवां साल की बात की जाए तो पे दर पे वाक़यात हुए थे जिसकी वजह से एक हाइप क्रिएट हुई थी और अफसरान को तशवीश थी कि ये इतने वाक़यात क्यों हो रहे हैं। जब इसकी तरफ से कॉल की गई मुलजिम की तरफ से कि डकैती मज़ाहमत में मेरी बीवी को कत्ल कर दिया गया है, तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस थी वो तो पहुंची, लेकिन सीआईए भी साथ गई और फिर तफ्तीश जो थी वो सीआईए को दे दी गई कि आपने करना है। सीआईए ने जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया है वो मकतूला का शौहर है। क्यों इसने अपनी बीवी को कत्ल किया और क्यों डकैती का रंग दिया, कैसे ये सारी प्लानिंग की, ये क्या करता है, क्या मामला चल रहे थे, कोई इनके फैमिली मैटर्स भी बताता है ये पुलिस को कि हमारे कुछ फैमिली मैटर्स भी चल रहे थे। सारी चीज़ें इसी से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? उमर कहाँ के रहने वाले हो? शादरा। कब से रह रहे हो वहाँ पे? यहाँ हो गया मैं 30 साल। अच्छा, करते क्या हो? गाड़ियों का काम। अपना है या किसी का? नहीं, अपना है। वालिद की तरफ से मिला है या कुछ शुरू किया था? नहीं, वालिद की तरफ। वालिद क्या करते थे? गाड़ियों का? गाड़ियों का। कहाँ पे? इधर लाड़ी अड्डे में। अच्छा, तो तुम शुरू से पाकिस्तान में काम कर रहे हो? नहीं, सऊदीया में। सऊदीया में किस चीज़ का काम करते थे? ट्रालों का। अच्छा, फिर पाकिस्तान कब आए? पाकिस्तान में आया हूँ 2018 के 12वें महीने। अच्छा, ये जिसको कत्ल किया है ये तुम्हारी क्या लगती थी? वाइफ थी। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 14 साल पहले। लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। कोई रिश्तेदार वगैरह? मामू की तरफ। तो पहले जानते जूनते तो हो गए? हाँ जी। पसंद वगैरह भी थी? नहीं, हमारी अरेंजमेंट ही करते हैं। अच्छा, कितने बच्चे? 3। कितने साल पहले शादी बताई? 14 साल। 3 बच्चे? 13 या 14 साल हुए। अच्छा, सबसे कितने बड़ा बच्चा कितने साल का? बेटी है बड़ी। ताल्लुकात कैसे थे अपनी बीवी के साथ? बिल्कुल ठीक थे। तो तुम पाकिस्तान सऊदीया में होते तो वो पाकिस्तान होती थी या वो भी? नहीं, उधर ही रहे हैं। बच्चे भी वहाँ पे? हाँ। तो फिर पाकिस्तान आना क्यों हुआ? हालात ख़राब हो गए थे सऊदीया के। अच्छा, उसकी वजह से फिर आ गए। तो यहाँ पे आके फिर काम शुरू किया? इधर तो हमारा बेसिकल काम था। पोस्टर वगैरह? हाँ। करते क्या थे यहाँ पे? टूवर्स का काम। अच्छा, मसलन मैंने अगर कलर का हार जाना है हाँ। तो वो बस वगैरह देनी? जी। सारा कुछ अरेंज करना तुम लोग? सारा कुछ। तो फिर बीवी को कत्ल क्यों किया? बस वो लड़ाई झगड़ा रहता रहा, तो इसकी वजह 7-8 माह हो गए थे, तो इसकी वजह से बस लड़ाई झगड़े की वजह से अकल पे पर्दा पड़ गया। ऊंचा बोलो थोड़ा सा। लड़ाई झगड़े की वजह से अकल पे किस बात पे पर्दा। लड़ाई झगड़ा था? उसको शक होता रहा तो वो किसी से रहता है। शक क्या मतलब? तो किसी से बात करता, वो आते रहे लड़कियों के फ़ोन, तो इस बुनियाद पे। तुम्हें लड़कियों के फ़ोन आते थे? हर लम्स यूनिवर्सिटी पे जा रहे हैं तो वो लड़कियों ने करना हमें आज या परसों गाड़ी चाहिए, जिस दिन को उनकी चाहिए हो। हाँ। तो उनसे सारी डिटेल से पूछना, कितने दिन रहना, क्या क्या किधर किधर घूमना। अच्छा, तो इस बुनियाद पे। बीवी तुम्हारी पढ़ी लिखी थी? जी। कितना पढ़ी हुई थी? उन्होंने मेरे ख्याल में MA किया था। तो पढ़े लिखे लोग तो इतना शक नहीं करते, कोई और वजह होगी? नहीं, और कोई वजह नहीं। कि अगर शक था उसको कि तुम किसी लड़की से बात करते हो तो तुम बता भी तो सकते थे कि मैं किसी से बात नहीं करता, मैं कारोबार के हवाले से बात कर रहा होता हूँ।
वो शक जब जहन में पड़ जाए तो फिर किधर जाता है। तो सारी डीलिंग वगैरह तुम खुद ही करते हो, कोई मुलाजिम वगैरह नहीं रखे हुए? नहीं कोई भी हाँ, कोई भी नहीं, ड्राइवर है। ड्राइवर वगैरह तो कोई दफ्तर वगैरह बनाया हुआ, वहाँ पे कोई मैनेजर वगैरह नहीं है? नहीं कोई और औरत भी थी तुम्हें पसंद? नहीं कोई भी नहीं, कोई औरत नहीं पसंद? कोई भी नहीं। पुलिस को तुमने क्या बयान दिया है? मीडिया पे बयान वगैरह भी तुम्हारे चलते रहे, कोई और भी वजह थी जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी के साथ झगड़ा रहता था, वो क्या वजह थी? नहीं कोई वजह नहीं थी, यही वजह थी बात। तुम्हारा इलाज किस चीज़ का हो रहा था? वो तो मेरी आंतरों का मसला ना। वो क्या मसला है? आंतरों ये तो हो गया 9 साल इसको, तो उसकी वजह से मुझे वो मसला बन गया था। क्या मसला था? वो बिल्कुल कमज़ोरी हो गई, मर्दाना कमज़ोरी हो गई। तो उससे क्या हुआ फिर? वो उससे तो हो गया, अभी तो बिल्कुल 2 या 2.5 साल हो गए थे, बिल्कुल काम नहीं था कार। तो ये वजह थी लड़ाई की? उसकी तो रहती रही है लड़ाई हमारी। तुम्हारी तरफ से या बीवी की तरफ से? दोनों की तरफ से। हम इलाज भी बथेरा कराते रहे, नहीं हुआ तो बस ये हो गया मसला। ये तो सारी बातें तुम्हारी समझ आ गई। कत्ल क्यों किया ये अभी तक नहीं तुमने बताया। मर्दाना कमजोरी तुम्हें हो गई, बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, कत्ल क्यों किया? इसी वजह से लड़ाई झगड़ा नहीं था हमारा खत्म होता। अभी तुम कह रहे थे कि किसी लड़कियों के मैसेज आते थे, उनकी वजह से लड़ाई झगड़ा? नहीं वो शुरू शक उसको ये हो गया नहीं, ना। अगर तुम मर्दाना कमजोरी थी तुम्हें तो फिर तो औरत वाला शक ही नहीं ना रहता। नहीं वो शक पहले जब मैं नया आया हूँ ना सऊदीया से, वो शक ही ये था। फिर इधर आके हमने इलाज लुई कराया सरजीमिन से भी, शालीमार से भी, तो वो नहीं बनी बात। वो हकीमों की भी खाते रहे हैं दवाइयाँ जिससे जाना, नहीं मसला बना। यही बात। उसने कभी तुमसे इस बारे में शिकायत वगैरह की थी? लड़ाई करती थी वो इस बारे में? सारी बात है, इंसान है, हो ही जाता है। फिर कत्ल का प्लान तुमने कैसे बनाया? बीवी को कत्ल कैसे किया? मेरे साथ हुई थी वारदात। हाँ, कहाँ पे? उधर हमारे रोड पे। अच्छा, वो क्या वारदात थी? वो बाइक 6 लोग आए थे, उन्होंने बाइक और मोबाइल वगैरह ले गए थे। अच्छा। तो उसकी वजह से फिर मैं पेशावर गया था, तो मोज़र मैंने लिया था। तो उस दिन भी लाइसेंसी मौजर था? नहीं। कितने का लिया मौजर? पता नहीं 19,000 का या 20,000 का था। ठीक है, मौजर लेके तुम आ गए। फिर जेन में बीवी को कत्ल करने का प्लान कैसे बनाया? नहीं वो तो बहुत देर पड़ा रहा ना, 2-3 माह हमारे पास पड़ा रहा। तो उस दिन भी झगड़ा हो रहा था, इसकी वजह से अकल पे पर्दा पड़ गया बस। उसको गोली मार दी। तो फिर डकैती का रंग क्यों दिया? बस यार कोई तो तफसील होगी ना, कुछ तो सोचा होगा ना इंसान। दिमाग तो चलता था ना। कुछ भी नहीं सोचा। फिर पुलिस को क्यों तुमने कॉल करके कहा कि डकैती हो गई है, डकैती के दौरान मेरी बीवी को कत्ल कर गए हैं, फिर तुमने सोना भी वहाँ से चुराया, पैसे भी चुराए, वो सारा कुछ क्यों किया? बस वैसे ही हो। उन पैसों का और सोने का क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं, उनका क्या करना। वो किधर है? वो तो दे दिए हैं। पुलिस को दे दिए? हाँ। तो जब तुमने अपनी बीवी को कत्ल किया, वो लेके कहाँ पे गए तुम? घर में ही था। घर में ही गायब कर दिया? हाँ। कोई पछतावा है कि तुमने अपने 3 बच्चों की माँ को कत्ल कर दिया? ये तो पछतावा पूरी जिंदगी रह गई। बीवी से प्यार था तुम्हें? बिल्कुल। उसको था तुमसे? बिल्कुल। तो फिर कत्ल क्यों किया? बस अकल ते पर्दा पै गया। यार अकल ते पर्दा इंज तो नहीं ना पैंदा कि मेरी अकल ते पर्दा पवे तो मैं सामने बंदे ਨੂੰ खलोते फायर मारदा। कोई तो वजह होती है ना। अकल ते पर्दा पै गया होई दी, होर कोई वजह नहीं साडी। कोई दूजी शादी तो नहीं करनी? नहीं जो तो बाहर आना है? नहीं साडी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ नहीं है। दोबारा शादी नहीं करनी? तो ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦੀ ਕੱਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੁੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਨਹੀਂ कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੇਨ नहीं। सही। मुलजिम मुख्तलिफ दलीलें दे रहा है, तवीलें बना रहा है कि इसने मर्दाना कमज़ोरी थी, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा रहता था, कारोबार करता था, उसकी वजह से झगड़ा रहता था। जिस पुलिस ऑफिसर ने गिरफ़्तार किया यानी DSP CI कोतवाली, उनके पास चलते उनसे जानते हैं कि मुलजिम ने ये सारी प्लॉटिंग कैसे की, फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे किया, गिरफ़्तार कैसे किया, शक कैसे हुआ कि इसको गिरफ़्तार किया जाए। ये तमाम चीज़ें DSP CI कोतवाली के पास चल के जानते हैं।
कैसे आप लोग वेरीफाई करते हैं, कुछ हमें भी बताइएगा कि अगर एक शख्स कहता है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो आप लोग कैसे इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि ये वहाँ पे मौजूद है या नहीं था, लोकेशन कैसे पता चलती है? एक तो मोहल्लेदारों ने बता दिया था, सामने दुकानदार है उन्होंने बता दिया था, और एक दो बच्चों ने बता दिया था कि जब बाकी, क्योंकि जो रिक्शे वाला इनके बाकी फैमिली वालों को लेके गया इनके बिल्कुल घर के सामने वाला। इसके अलावा क्या तरीकाकार है टेक्निकली? वो उसकी तो बाद में हमने, उसके बाद जब इनसे मोबाइल लिए तो हमने इनकी CDR ले ली, सबकी जियो फेंसिंग हमने करवा ली। उससे तो हमें हर चीज़ क्लियर हो गई थी कि इसकी उस दिन की सारी क्या मूवमेंट रही है। और जब ये इंसिडेंट का टाइम बता रहा है कि उस वक्त इसकी क्या लोकेशन थी, इसी वजह से फिर जियो फेंसिंग की वजह से और CDR के रिजल्ट की वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे शवाहिद आ गए थे कि ये इंसिडेंट बाहर से नहीं है, ये इंसिडेंट इसी ने खुद ही किया है। इसके ऊपर आप लोगों को पहले दिन ही शक हो गया, इसका मतलब? या शक हो गया था कि ऐसी कंजेस्टेड आबादी में इस तरह रॉबरी विद मर्डर बहुत कम है, ना होने के बराबर है, कि जहाँ के बिल्कुल साथ साथ घर हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं की फैमिली के वहाँ पे बेशुमार घर हैं, हर वक्त इनके घर में आना जाना रहता है। तो ये तो कोई पोश एरिया हो, वहाँ पे हाउस रॉबरी हो जी, 15-20 मिनट लग गए या आधा घंटा लग गया, ऐसे एरियो में भी ये बहुत कम चांस है। और दूसरा, इसका जो फेस एक्सप्रेशन था यही बता रहा था कि ये खुद घबराया हुआ है। तो फिर आपने इसको अरेस्ट कब किया? अरेस्ट हमने इसको 3 दिन बाद किया, क्योंकि 3 आप दिन कह बाद। रहे हैं कि उस दिन जब हाँ ये जी। वाकया हुआ तो लोग एजिटेट भी कर रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह के मूड में, तो फिर ऐसे वाकये में ऐसे बंदे को पकड़ना भी मुश्किल हो हाँ जाता है जी। कि क्योंकि उस वक्त CDR का रिजल्ट भी नहीं था हमारे पास, जियो फेंसिंग भी नहीं अभी रिजल्ट था, उसके 1-2 दिन लगने थे हमें। और सेकंड डे भी हम इनके घर पे गए हैं, तब भी बहुत ज़्यादा रश था। हम इनसे बात करना चाह रहे थे लेकिन ये बात से कतरा रहा था। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि डकैती मज़ामत की कॉल चली थी कि डकैती मज़ामत पर एक औरत को शादरा के इलाके में डाकू जो कत्ल करके चले गए हैं। इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस मौके पर पहुंची, बाद में तफ्तीश जो थी वो CIA कोतवाली ने शुरू कर दी। DSP CIA कोतवाली हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद सदीक साहब। इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी के क्या मौके पर जाके इनको पता चला, क्या लगता था कि डकैती हुई है और फिर कैसे तफ्तीश चली। जावेद साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अब शुरू में जब 15 की कॉल चली और पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया तो यही बताया गया कॉलर की जानिब से कि डकैती हुई है और मज़ामत के ऊपर उसकी बीवी को कत्ल करके चले गए। आप लोग मौके पे पहुंचे, कोई शक हुआ आपको मौके पर पहुंच के कि डकैती मज़ामत नहीं है, कत्ल है, या क्या था? हाँ जी, इसके बारे में ये कि ये मोरखा 26/1 की बात है। ये शाम के वक्त कॉल चली थी कि रॉबरी विद मर्डर हो गया है। चूँकि इलाका थाना शादरा ये सिटी की डोमेन में आता है, इसलिए मैं भी मौके पे चला गया। ये लालाजार कॉलोनी है शादरा के इलाका में, बड़ा कंजस्टेड एरिया ये। यहाँ पे मीडियाकर ये सोसाइटी है और काफ़ी लोग इधर रश लगा हुआ था जब मैं मौके पे पहुँचा। और लोगों में बड़ा शदीद खौफ और हरास इस बात का था कि ये दिन के वक्त ही वारदात हुई है और एक औरत का मर्डर हो गया है। जब हम इसके खामन से मिले तो उसने कहा जी तकरीबन 30 तोले जेवरात और 7 लाख रुपए मुल्ज़मान लेके चले गए। चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और ये जो मकतूला थी इनकी फैमिली के भी बेशुमार वहाँ पे घर हैं, तो इस वजह से ये बहुत बड़ी तादाद लोगों की वहाँ पे इकट्ठी थी और कोई प्रोटेस्ट के अंदाज में भी बात कर रहे थे कि ये इस तरह क्यों है, ये पुलिस की नाअहली है। घर की जो उसकी मजबूती थी या घर की जो लोकेशन थी वो ये बता रही थी कि घर ये बड़ा मजबूत है और यहाँ पे कोई बंदा एंटर नहीं हो सकता। फेंसेस वगैरह लगी हुई हैं, गेट यस लगा हुआ है, डबल स्टोरी घर है, बड़ा मजबूत घर बना हुआ है। और उसमें यही था कि ये बगैर शनाख्त के गेट नहीं खुल सकता, या जिसके पास उसकी की होगी वो खोलेगा, या अगर अंदर से खातून ने खोलना था तो वो उस वजह से खोलना था कि जान पहचान की वजह से।
जब थोड़ा सा हमने इंटरोगेट किया तो पता चला कि जो अब मुलज़म है उमर, जो उस वक्त मुकदमे का मुद्दई था, इसकी वालदा और बहनें, इसके 3 बच्चे हैं, वो सबको लेके तमाम बाकी घर वाले शालमी शॉपिंग करने गए हुए थे। इसकी बड़ी बेटी की सालगिरह थी 2-3 दिन बाद। घर में मकतूला अकेली थी। मुलज़म ने मैं इनिशली मौके पे ये बताया कि तब मैं भी घर में नहीं था, लेकिन हमें वहाँ से इस चीज़ को वेरीफाई हो गया कि जब इसके बाकी तमाम घर वाले गए थे, ये मुलज़म उमर उस वक्त घर पे ही मौजूद था। वैसे यहाँ पे कतल कलामी, ये कैसे आप लोग वेरीफाई करते हैं? कुछ समय भी बताइएगा कि अगर एक शख्स कहता है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो आप लोग कैसे इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि ये वहाँ पे मौजूद है या नहीं था? लोकेशन कैसे पता चलती है? एक तो मोहल्लेदारों ने बता दिया था, सामने दुकानदार है उन्होंने बता दिया था, और 1-2 बच्चों ने बता दिया था कि जब बाकी, क्योंकि जो रिक्शे वाला इनके बाकी फैमिली वालों को लेके गया, इनके बिल्कुल घर के सामने वाला। इसके अलावा क्या तरीकाकार है टेक्निकली? वो उसकी तो बाद में हमने, इसके बाद जब इनसे मोबाइल लिए तो हमने इनकी CDR ले ली, सबकी जियो फेंसिंग हमने करवा ली। उससे तो हमें हर चीज़ क्लियर हो गई थी कि इसकी उस दिन की सारी क्या मूवमेंट रही है। और जब ये इंसिडेंट का टाइम बता रहा है कि उस वक्त इसकी क्या लोकेशन थी, इसी वजह से फिर जियो फेंसिंग की वजह से और CDR के रिजल्ट की वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे शवाहिद आ गए थे कि ये इंसिडेंट बाहर से नहीं है, ये इंसिडेंट इसी ने खुद ही किया है। इसके ऊपर आप लोगों को पहले दिन ही शक हो गया? इसका मतलब या शक हो गया था कि ऐसी कंजेस्टेड आबादी में इस तरह रॉबरी विद मर्डर बहुत कम है, ना होने के बराबर है, कि जहाँ के बिल्कुल 7-7 घर हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं की फैमिली के वहाँ पे बेशुमार घर हैं, हर वक्त इनके घर में आना जाना रहता है। तो ये तो कोई पोश एरिया हो, वहाँ पे हाउस रॉबरी हो जी, 15-20 मिनट लग गई, आधा घंटा लग गया, ऐसे एरियो में भी ये बहुत कम चांस है। और दूसरा, इसका जो फेस एक्सप्रेशन था यही बता रहा था कि ये खुद घबराया हुआ है। तो फिर आपने इसको अरेस्ट कब किया? अरेस्ट हमने इसको 3 दिन बाद किया, क्योंकि 3 आप दिन कह बाद। रहे हैं कि उस दिन जब हाँ ये जी। वाकया हुआ तो लोग एजिटेट भी कर रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह के मूड में, तो फिर ऐसे वाकये में ऐसे बंदे को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि उस वक्त CDR का रिजल्ट भी नहीं था हमारे पास, जियो फेंसिंग भी नहीं अभी रिजल्ट था, उसके 1-2 दिन लगने थे हमें। और सेकंड डे भी हम इनके घर पे गए हैं, तब भी बहुत ज़्यादा रश था। हम इनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये बात से कतरा रहा था। फिर जैसे हमारा ये होता है जी, कुलों के ख़त्म था, उस कुलों के ख़त्म के बाद इनके घर से लोगों ने जाना वापस शुरू किया, तो फिर हमने इसको चौथे दिन बुलवाया। उस वक्त हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मवाद आ चुका था कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकेगा। शुक्र है अल्लाह का कि तीसरे-चौथे सवाल पे ये ब्रेक हो गया। जिस तरह आप अभी कह रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा, अभी कुछ देर पहले मैंने इस मुलजिम का इंटरव्यू किया तो मुलजिम कोई ऐसी बात नहीं बता पाया कि कत्ल क्यों कर दिया। एक औरत के साथ जिसके साथ उसकी शादी हुई है, मामू की बेटी है, 14-15 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, कोई नाचाकी भी नहीं है। आपकी तफ्तीश में कोई जवाब उसने दिया है कि क्यों कत्ल किया? हाँ, इसमें ये ठीक कह रहे हैं आप कि इसकी जो कज़न थी जिससे इसकी शादी हुई थी, और वो मरहुमा बड़ी नेक खातून थी, और इसके साथ 13-14 साल से उसकी शादी चल रही थी। 3 इनके बच्चे हैं, बड़ी बेटी इनकी 11 साल की है। तालीम के हिसाब से इसकी तालीम थी मिडल, खातून ने मास्टर किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी घर में जो अच्छा निज़ाम इनका चल रहा था, कोई इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन कुछ अरसे से इसका किसी दीगर गैर खातून से तल्लक बना, ख़वातीन के साथ तल्लक बना, जिसका इसकी बीवी को भी इल्म हुआ, जिसकी वजह से इनकी घर में आपस में नाचाकी शुरू हो गई। इवन के उसने, मकतूला ने बेचारी ने इसके मोबाइल से 1-2 दफ़ा इसकी चैट भी पकड़ ली, इसको फ़ोन पे बात करते हुए भी उसने सुन लिया, जिसकी वजह से अक्सर इनका झगड़ा रहता था। इसने एक बड़ी अजीब सी कत्ल करने की वजह बताई है इंटरव्यू के दौरान। हो सकता है कि आपको भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताई हो कि मेरी एक प्रॉब्लम हो गई थी आंतड़ियों की, उसका इलाज मैंने करवाया तो मैं मर्दाना कमज़ोरी खो बैठा और उस वजह से। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि औरत बड़ी नेक थी और ससुराल वालों की बहुत करीबी थी, बहुत प्यार करते थे ससुराल वाले, तो फिर ऐसे घरों में तो ये वाले मैटर नहीं करते। वो कहता है इस वजह से हमारी बहुत लड़ाई रहती थी। कोई ऐसी चीज़ सामने आई तफ्तीश में? नहीं, ऐसी कोई बात, इसने ये बात मुझे भी की थी, लेकिन इस बात को वो वेरीफाई नहीं कर सका, क्योंकि जो इसके घर वाले हैं, स्पेशल जो इसका उम्र का वालिद है, वो अपनी बहू को अपनी सकी बेटियों से ज़्यादा प्यार करता था। यानी कि बाकी घर वालों की भी उस मकतूला के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था। इसे ये था कि मैं
अगर दूसरी शादी करता हूँ ला माला बात है, अगर किसी भी खातून से इसका तल्लक होगा तो वो उसे कहेगी पहले बीवी को डाइवोर्स करो। ये किसी भी हाल में इसको पता था कि मुझे घर वालों से तरफ से बड़ी रेजिस्ट होगी कि मैं इसको तलाक भी नहीं दे सकता और इनके होते हुए शायद दूसरी शादी भी ना कर पाऊँ। इसने ये फिर आसान वे ढूंढा कि इससे पता नहीं चलेगा तो मैं ऐसे इंसिडेंट कर दूँ। तो जावेद भाई, आपकी तफ्तीश के अंदर यही चीज़ सामने आती है कि इसने दूसरी शादी करनी थी या दूसरी औरतों के साथ जो इसने ताल्लुकात कायम रखे हुए थे उनको आगे बढ़ाने के लिए वो इसको बोन ऑफ कंटेंशन समझा था, इसलिए उसको हटाया। यस, यही बात है। ये चीज़ें सारी हमें, एक तो इसकी ज़बानी भी हम पता चल गया, दूसरा जो CDR का रिकॉर्ड है और जो मकतूला का मोबाइल फ़ोन है उससे भी हमने सारी चैट रिकवर की है। मकतूला के मोबाइल से उससे भी इनका ये इख्तलाफ बड़ा शिद्दत में था कि ये गैर औरतों से बात करता है, टेलीफोन पे बात करता है या उनसे मिलता है या इसका ध्यान उस तरफ है। उनके मकतूला के मोबाइल से भी हमें काफ़ी ज़्यादा चैट मिली है जो हमने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया और इसके अपने मोबाइल से, लोकेशन से, इवन के जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उससे पहले वाले दिन की जो इसकी चैट या कॉल्स हैं वो भी बेशुमार हैं, वो भी हम सब रिकॉर्ड पे ले आए हैं। इसलिए अब इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि सिर्फ इसने इस वजह से कत्ल किया है। दूसरी जो बात बता रहा है अपनी वीकनेस वाली, उसमें अभी इतना कोई वेरीफाई नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया। जावेद सदीक साहब, DSP कोतवाली CI हमारे साथ मौजूद थे। मुलजिम जिस तरह से झूठ बोल रहा था, झूठ के पलंदे बना रहा था कि लड़ाई की वजह जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, जावेद साहब उसको बिल्कुल रूल आउट करते हैं। वो कहते हैं कि इसका दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात थे और उनके साथ ताल्लुकात निभाने के लिए इसको पता था कि जब तक बीवी है इसके माँ बाप जो हैं तब भी नहीं मानेंगे, इसलिए इसने ये सारी प्लानिंग की। एक बात जावेद साहब, इसने ये प्लानिंग शुरू कब की बीवी को कत्ल करने की? क्योंकि इसने असला भी खरीदा, वो भी बताता है कि नॉन लाइसेंस है, तो ये इसका मतलब काफ़ी टाइम से फिर प्लानिंग करना शुरू? ये इस इंसिडेंट से तकरीबन डेढ़ दो माह पहले इसने प्लानिंग शुरू की। इसने पेशावर से जाकर ये पिस्टल खरीदा जिससे इसने बीवी का मर्डर किया। ये इस इंसिडेंट से भी एक हफ्ता पहले इसने ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उसमें ये कामयाब नहीं हो सका। डकैती का रंग क्यों दिया, ये कोई समझ आई? अगर ये सीधा उसको मर्डर करता तो वो सीधा इसको अंडरस्टूड था कि सबको पता चल जाना था कि ये मैंने किया है, इसलिए इसने उसको रंग दिया डकैती का कि पुलिस भी प्रेशर में आ जाएगी, लोगों की भी हमदर्दियाँ भी हमारे साथ बढ़ जाएंगी और मदई में खुद बन जाऊंगा इस वजह से। अदरवाइज अगर ये सिंपल मर्डर होता तो मकामी पुलिस ने या कोई भी पुलिस वाला होता उसने कभी भी इसको मदई नहीं बनाना था। जावेद साहब की बातों के बाद तो यही कंक्लूड किया जा सकता है कि जिस तरह की वो अपनी बीमारी बताता है, ऐसी सूरत में लोग खुद की जान लेते हैं, ना कि किसी और की जान लेते हैं, अपनी बीवी की जान नहीं लेते। और इसने असलहा भी पेशावर से जाके स्पेशली ख़रीदा था और वो असलहा भी इसका बगैर लाइसेंस के था। और साथ ही साथ जिस तरह से जावेद साहब ने कहा कि इसका दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक था, उन ताल्लुकात को कायम रखने के लिए बीवी को हटाना बहुत ज़रूरी था, मारना बहुत ज़रूरी था। उसने उस चीज़ की तकमील के लिए ये सारी प्लानिंग की और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। इसके मकतूला के बुरसा और कातिल के बुरसा इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी जानते हैं। पता नहीं अब उसने कत्ल किया है, उसको पता कि क्यों किया, किस वजह से किया। ये जो आपका बहनोई है, ये आपका रिश्तेदार भी था? जी रिश्तेदार। क्या रिश्तेदारी? ये हमारे बड़ों के भी रिश्ते अजीज हैं, जो इनके वालिद साहब भी हैं, जो इनकी वालदा भी हैं, वो हमारे गांव के भी हैं। आपकी बहन पढ़ी लिखी थी? पढ़ी लिखी थी। कितना पढ़ी हुई थी? वो BA किया हुआ था। और आपके बहनोई ने? बनोई वो नहीं था पढ़ा लिखा। तो आपने अपनी पढ़ी लिखी बहन को एक अनपढ़ के साथ क्यों ब्याया? वो इसलिए कि बड़ों की जो है ना आपस में रिश्तेदारी थी, वो उन्होंने अपने जो ना तल्लक के जरिए पर शादी की। बहनें भाइयों को कोई ना कोई बात बता देती हैं या वालदा वगैरह को बता देती हैं? कभी आपकी वालदा से या आपसे कोई जिक्र किया था कि ये दूसरी शादी करना चाहता है? या नहीं, बहन ने कुछ भी नहीं बताया हमें। ये तो पुलिस वालों की वजह से हमें पता चला कि वो बहुत कुछ अपने साथी रही है। ठीक है, अब आप मुदई बन गए हैं जी। क्या समझते हैं कि किस तरह से आगे तफ्तीश चलनी चाहिए, कैसे इंसाफ मिलेगा आप लोगों को?
सर हमें तो ये पुलिस वालों से भी जो है ना बहुत खुश हैं कि इन्होंने कम वक्त में जो है ना कातिल ढूंढ लिया। तो इंसाफ तो जैसे बहुत जल्दी मिलेगा। नहीं, कैसा इंसाफ चाहते हैं? चाहते हैं कि सजा मिले हाँ मुलजिम जी, को? वो चाहते हैं कि भी मुलजिम को सजा मिले। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੋ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੀ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੀ? ਹੈ ਤਬਾਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਤਬਾਰ ਸੀ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਕੀਤਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਅਪਵਸਦਾਰ ਹੁਣ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਹਨੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਸੈਂ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੰਨਦੇ ਸੋ। ਧੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। कपल्स जो सुन रहे हैं वो इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर आपके साथ आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे तो आप उनको बर वक्त हैंडल करें और किसी थर्ड एंड न्यूट्रल पार्टी से ज़रूर मदद लें। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात जब हम स्ट्रेस में होते हैं बीइंग अ पार्टनर, तो हमसे वो भी कोई भी क्राइसिस इफ़ेक्टिवली हैंडल नहीं हो रहा होता। बाज़ औक़ात उसमें हमारी नॉन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, बाज़ औक़ात हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे भी बिलीव कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस हद तक टॉक्सिक हो सकते हैं किसी शादीशुदा रिलेशन को ख़राब करने में? बड़ी हद तक हो सकते हैं। हम देखते हैं जिसके बात कत्ल तक पहुंच सकती है? जी बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। लेकिन उसमें वही बात कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल लेकिन फिर ये जहन कैसे मान सकता है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं और अब इस केस की अगर हम बात करें कि पुलिस कहती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा था और उस औरत के साथ वो दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन इंसानी जहन जहाँ पे आपको इस चीज़ के ऊपर कायल कर रहा है कि आप दूसरी शादी कर लें, तो आपको ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी तो पता है ना कि अगर आप अपनी बीवी को कत्ल करते हैं तो आप जेल चले जाएंगे, शादी तो फिर भी अधूरी रह गई। देखिए, इसमें जो हम एक्सट्रीम लेवल्स पे जो रिएक्शंस शो करते हैं, ये एक इंसान का ना एक ओल्ड एंड ऑब्सोलीट पैटर्न भी होता है। वो बहुत सारे अपने पुराने रवैयों पर कार फरमा होता है, वो उस पर बिल्कुल भी जो है ना बदलने को तैयार नहीं होता। कत्ल तो एक एक्सट्रीम सीन है ना, जो कि रिपोर्टेड केस एक उसका दिखाई दिया, लेकिन जहाँ तक इन साहब की बात है जिन्होंने ये केस कमिट किया, वो यकीनन बाकी मामलात में भी इम्पल्सिव और रिएक्टिव होंगे। मकतूला के सगे भाई हमारे साथ मौजूद हैं और जो कातिल है उसके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई तो अपनी बहन के साथ प्यार करते ही करते हैं, लेकिन ससुर और बहू के दरमियान जो एक रिश्ता होता है, पुलिस वाले भी इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं और तमाम जितने यहाँ पे लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी बहू को अपनी बिल्कुल बेटियों की तरह रखा हुआ था। इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामलात हुआ। सगी बहन थी आपकी, कभी उन्होंने आपको बताया था कि कोई मामलात शौहर के साथ ख़राब चल रहे हैं? कत्ल होने के बाद हमें पता चला कि वो बहुत कुछ सहती रही हैं खुद ही, लेकिन ये वारदात के बाद जो ना हमें पता चला कि भी कुछ बातें ऐसी हैं। क्या बातें थी जो आपको पता चली? वो यही थी कि भी आपस में जो था इनका नात फाकी थी,
उसकी वजह से जो ना ये कत्ल किया गया। किस बात पे ना इत्तेफाकी थी, कोई पता चला? हमें तो यही पता चला कि भाई ये जो ना दूसरी शादी करना चाहता था, उसकी वजह से ये जो मामला हुआ। तो हमारे माशरे में तो दूसरी शादी बहुत से लोग करते हैं, उसके लिए कत्ल करना तो ज़रूरी नहीं होता। लेकिन पता नहीं अब उसने कत्ल किया, उसको पता कि क्यों किया, किस वजह से किया। ये जो आपका बहनोई है, ये आपका रिश्तेदार भी था? ये रिश्तेदार क्या भी थे। रिश्तेदारी थी? ये हमारे बड़ों के भी रिश्ते अजीज हैं, जो इनके वालिद साहब भी हैं, जो इनकी वालदा भी हैं, वो हमारे गांव के भी हैं। आपकी बहन पढ़ी लिखी थी? पढ़ी लिखी थी, कितना पढ़ी हुई थी? वो बीए किया हुआ था उन्होंने। और आपके बहनोई ने? बनोई वो नहीं था पढ़ा लिखा। तो आपने अपनी पढ़ी लिखी बहन को एक अनपढ़ के साथ क्यों ब्याया? वो इसलिए कि भी बड़ों की जो ना आपस में रिश्तेदारी थी, वो उन्होंने अपने जो ना तलक के जरिए पर शादी की। बहनें भाइयों को कोई ना कोई बात बता देती हैं या वालदा वगैरह को बता देती हैं। कभी आपकी वालदा से या आपसे कोई जिक्र किया था कि ये दूसरी शादी करना चाहता है या नहीं, बहन ने कुछ भी नहीं बताया हमें। ये तो पुलिस वालों की वजह से हमें पता चला कि वो बहुत कुछ अपने सहती रही है। ठीक है, अब आप मुद्दई बन गए हैं। जी। क्या समझते हैं कि किस तरह से आगे तफ्तीश चलनी चाहिए, कैसे इंसाफ मिलेगा आप लोगों को? सर हमें तो ये पुलिस वालों से भी जो है ना बहुत खुश हैं कि इन्होंने कम वक्त में जो है ना कातिल ढूंढ लिए। तो इंसाफ तो जैसे बहुत जल्दी मिलेगा। नहीं, कैसा इंसाफ चाहते हैं? चाहते हैं कि सजा मिले मुल्जिम हाँ को? जी, वो चाहते हैं कि मुल्जिम को सजा मिले। ज़्यादातर रिश्तेदारों में अगर शादियां हों और इस किस्म का कत्ल की कोई वारदात हो जाए तो रिश्तेदार जो हैं वो एक दूसरे पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि सुलह हो जाए, मामला रफा दफा हो जाए। जी, वो डालते हैं, आप इसमें पे कोई भी शक ऐसा नहीं कोई है। प्रेशर आ रहा है? नहीं नहीं, प्रेशर कोई भी नहीं आ रहा, ऐसा कोई प्रेशर नहीं। आप चाहते हैं कि आपके बहनों क्योंकि को वो उसके जो वालिद हैं वो हमारे साथ हैं। ठीक है ना, वो भी यही चाहते हैं कि उसने गुनाह किया, उसको सजा मिले। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 90 ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸਿਆਣੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਏਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚੀਏ। ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਸ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਉਹ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਦੱਸਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਪਾਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਆਪ- ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਧੀ ਵਾਲਾ ਲੱਕ ਝੋਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਬਈ ਤੋਬਾ ਨਾ ਬਿੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਬੇਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਸੋ? ਭੇਜਣਾ ਸਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਭੇਜਣਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ? ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੀ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੀ? ਹੈ ਇਤਬਾਰ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਸੀ। ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਕੀਤਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਜ਼ਰ। ਇੱਕ ਅਪਵਾਸਦਾਰ ਹੁਣ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਹਨੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਸੈਂ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੰਨਦੇ ਸੋ। ਧੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ।
ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੂਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੰਨਦੇ ਸੋ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ ਹੀ ਨਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ बच्चों का क्या है बच्चे क्या बच्चे तो उनके दादी दादे के पास है ठीक है ना तो उधर ही क्योंकि बड़ी बच्ची का बताते हैं कि वो 11 साल की है 11 साल की है बड़ा बेटा जो है वो 8 साल का है तो छोटा बच्चा जो 5-6 साल का है तो जो ना बड़ी बेटी को बच्चों को तो यही इन्होंने बताया हुआ कि भी हमारे जो पापा हैं वो मरी गए हुए हैं अभी तक उनको नहीं बताया कि अब भी आपकी बहन के जो ससुर हैं वो भी ये कहते हैं कि उसको सजा मिले आप भी बिल्कुल। चाहते हैं सजा मिले बिल्कुल कत्ल की सजा तो फांसी है बिल्कुल ऐसा या उम्र कैद है तो आप लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम पेनल्टी दी जी जाए और माफी जितनी सख्त से सख्त सजा दीजिए ना खुशहाल घराना था तो जो इसने उजाड़ दिया अपना किया हमारी बहन का भी जो वो कत्ल किया कातल था क्योंकि इसने जब वो कत्ल किया तो इसने ड्रामा करता रहा हाँ जी 1 हफ्ता ड्रामा किया उसके बाद जो है ना वो पुलिस वालों की जो है ना कारकर्दगी की वजह से जो है ना ये पकड़ा गया सही बहुत शुक्रिया जी आप मकतूला के भाई की गुफ्तगू भी सुन रहे थे जो मुलजिम है उसके वालिद साहब यहाँ पे बैठे हुए थे और वो इस बात पे आप दीदा हो गए कि उनके बेटे ने जो किया है उसकी वजह से जहाँ माशरे में उनका जीना हराम हो गया है वहीं पर उनके पोते पोतियाँ जो हैं वो माँ से भी महरूम हो गए हैं बेटे से भी बाप यानी बाप से भी महरूम हो गए हैं और इतना बड़ा दिल रखते हैं वो कि वो कहते हैं कि उनकी बहू को नहीं बल्कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए वो नहीं चाहते कि इसको किसी किस्म की भी रियायत मिले और मकतूला के भाई जो है वो भी यही चाहते हैं कि जो उसने किया है उसके मुताबिक उसको सज़ा लाजमी दी जाए क्योंकि एक हंसता बसता घर जो है वो उजाड़ गया है जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर मुलजिम ने अपनी ही बीवी को डकैती का रंग देके कत्ल कर दिया और उसके बाद ना सिर्फ मौके से उसने लाखों रुपया कैश लिया बल्कि लाखों रुपए के जेवरात भी लेकर फरार हो गया। बाद में जब पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस की गिरफ्त में आपने सुना कि वो कहता है कि मेरी एक बीमारी हो गई थी, कमज़ोरी हो गई थी जिसकी वजह से मेरे घर में बहुत झगड़ा रहता था और उस वजह से मैंने तंग आकर अपनी बीवी को कत्ल कर दी। लेकिन पुलिस दूसरी जानिब ये कहती है कि ये एक सिर्फ प्ली लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बल्कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था जो उसकी बीवी ने पकड़ लिया था और उस वजह से इसकी लड़ाई चलती थी। हमारे साथ इस टाइम हमारे नफ्सियात अस्मा कुरैशी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहती हैं। अस्मा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक शख्स जिसकी 13-14 साल हो गए हों, शादी हुए 3 बच्चे हों, बड़ा बच्चा जो है वो 11-12 साल का हो और सडनली उनके दरमियान मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई होना शुरू हो जाए, क्या वो इस हद तक जा सकती है कि वो अपने बीवी को इस बुनियाद पे कत्ल कर दे कि वो लड़ती है? इसमें बहुत सारे मुहर्रिकात जो हैं वो कार फरमा होते हैं। अचानक से लड़ाइयाँ उतने उरूज पे नहीं पहुँचती कि वो कत्ल का एक सबब बन सकें। एक्चुअली बिहाइंड द कर्टन बहुत सारे छोटे छोटे मामला चल रहे होते हैं जिनको नॉन इफेक्टिवली हैंडल किया जा रहा होता है ओवर द ईयर्स
और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो परवान चढ़ रहा होता है। फिर जब किसी भी एक पार्टनर का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है तो वो जब फट पड़ता है तो बाज़ बात इसी तरह के एक्सट्रीम केसेस सुनने में आते हैं, जिसमें मर्डर या डाइवोर्स तक या बहुत ज़्यादा हद तक फिजिकल असॉल्ट के केसेस भी सुनने में आए, जिसमें आप अपहज तक कर देते हैं। सो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि चंद माह में या चंद हफ्तों में कोई क्राइसिस बहुत पीक पर आया जिसकी वजह से कत्ल तक सूरत हाल बनी। एक्चुअली क्राइसिस पीछे कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं, वो पाइल अप हुए होते हैं। तो हमें इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जब किसी कपल के साथ, कपल्स जो सुन रहे हैं वो इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर आपके साथ आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे तो आप उनको बर वक्त हैंडल करें और किसी थर्ड एंड न्यूट्रल पार्टी से ज़रूर मदद लें। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात जब हम स्ट्रेस में होते हैं बीइंग अ पार्टनर, तो हमसे वो भी कोई भी क्राइसिस इफेक्टिवली हैंडल नहीं हो रहा होता। बाज़ औक़ात उसमें हमारी नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, बाज़ औक़ात हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे भी बिलीव कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस हद तक टॉक्सिक हो सकते हैं किसी शादीशुदा रिलेशन को ख़राब करने में? बड़ी हद तक हो सकते हैं। हम देखते हैं जिसके बात कत्ल तक पहुंच सकती है। जी बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन उसमें वही बात कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल, लेकिन फिर ये जहन कैसे मान सकता है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं और आप इस केस की अगर हम बात करें कि पुलिस कहती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा था और उस औरत के साथ वो दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन इंसानी जहन जहाँ पे आपको इस चीज़ के ऊपर कायल कर रहा है कि आप दूसरी शादी कर लें, तो आपको ये वाले कॉन्सिक्वेंसेज भी तो पता है ना कि अगर आप अपनी बीवी को कत्ल करते हैं तो आप जेल चले जाएंगे, शादी तो फिर भी अधूरी रह गई। देखिए इसमें जो हम एक्सट्रीम लेवल्स पे जो रिएक्शंस शो करते हैं, ये एक इंसान का ना एक ओल्ड एंड ऑब्सोलीट पैटर्न भी होता है। वो बहुत सारे अपने पुराने रवैयों पर कार फरमा होता है, वो उस पर बिल्कुल भी जो है ना बदलने को तैयार नहीं होता। कत्ल तो एक एक्सट्रीम सीन है ना, जो कि रिपोर्टेड केस एक उसका दिखाई दिया, लेकिन जहां तक इन साहब की बात है जिन्होंने ये केस कमिट किया, वो यकीनन बाकी मामलात में भी इम्पल्सिव और रिएक्टिव होंगे। जब हम बहुत सारे मामलात में इम्पल्सिव एंड रिएक्टिव होते हैं और हम इंटेंस किस्म के रिएक्शंस देते हैं, तो कोई शक नहीं कि जब कोई शक वाला मामला आए कपल्स के दौरान या एक्स्ट्रा मैरिटल वाला मामला आए तो उसमें कत्ल तक भी एक स्टेप ले लिया जाए। एक और चीज़ भी देखने में आई है कि यूजुअली जब चीज़ें अनरिवील होती हैं, रिवील होती हैं जब चीज़ें, तो उसमें आप ऑब्वियसली डिफेंसिव होते हैं। जो पार्टनर जिसकी हकीकतें खुलकर सामने आ रही हैं वो डिफेंसिव तो होगा ना। डिफेंसिव होकर वो अपने दूसरे पार्टनर को किसी भी तरीके से स्नब करने की कोशिश करेगा, कोई थ्रेट लगाने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात वो वर्बल थ्रेट्स लगाते हैं, बाज़ औक़ात वो फिजिकल थ्रेट्स लगाते हैं। एंड मेनी अ टाइम्स ये भी देखने में आया है कि फिजिकल थ्रेट में उसकी इंटेंशन मार डालना नहीं था, लेकिन उसने कोई ऐसी फिजिकल अटेम्प्ट कर ली जो कि किसी दूसरे की कैजुअलिटी का सबब बन गई। उसमें जब मैं उससे आज इंटरव्यू कर रहा था तो उसने एक पॉइंट के ऊपर आके ये भी कहा कि कुछ अरसे से उसको ऐसी फिजिकल वीकनेस हो चुकी हुई थी जो दोनों कंटेंशन थी इन दोनों की लड़ाई की। पुलिस कहती है कि ये गलत प्ली ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप समझती हैं कि अगर एक शख्स, एक मर्द किसी स्पेसिफिक वीकनेस का शिकार हो जाए और उसके 3 बच्चे भी हों और बीवी के साथ 14-15 साल का उसने एक हेल्दी रिलेशन गुजारा हो, तो ऐसी लड़ाई इस नहाई तक पहुंच सकती है कि वो अपनी बीवी को कत्ल कर दे कि लड़ाइयाँ जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही? हाँ, या तो ये कि अगर उसके साथ इन रियल वाकई कोई फिजिकल वीकनेस थी तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो उसको चाहिए था ना कि उसका कोई ट्रीटमेंट लेता। इफेक्टिव हैंडलिंग तो ये है ना, एक तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें अपनी किसी भी तरह की वीकनेस को, एक बात ये। दूसरी बात है कि ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस में फिर लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई या स्नबिंग शामिल नहीं होती। ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस ये होती है कि अब आप इफेक्टिव रेमेडियल एक्शंस की तरफ आप जाएंगे। अगर किसी भी पार्टनर को कोई फिजिकल वीकनेस है और मेडिकल लेवल पर है वो, तो फिर आपको ग्रेसफुली उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके किसी मेडिकल कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। अगर तो दूसरा पार्टनर ये कंप्लेन करता है कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, ठीक है, तो फिर पार्टनर को एक्सेप्टेंस देकर उन दोनों को आपस में बाहमी मशावरत के साथ किसी मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है। हर मसले का हल मौजूद है, लेकिन हर मसले का हल लड़ाई झगड़े के थ्रू नहीं है। मसला सारा ये है कि हम अपनी ही वीकनेसेस को एक्सेप्टेंस नहीं देते, एक बात ये। दूसरी बात ये कि अगर पुलिस का कहना ये है कि वो प्ली ले रहा है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली इस चीज़ को मेडिकल लेवल पे भी देखा जा सकता है कि वाकई उसके साथ ऐसे। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रख रहा है तो डेफिनेटली फिर वो वीकनेस तो ना रही, फिर वो प्ली ले रहा होगा, क्योंकि उसके मोबाइल से ऐसी चीज़ें निकल रही हैं, तो फिर
लास्ट एंड वेरी प्रिसाइजली, अगर हम इस सारे केस को पुलिस के वर्जन को अलहदा कर दें, मुलजिम के वर्जन को अलहदा कर दें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या इन रियल क्या वजह आप समझती हैं बतौर माहिर नफ्सियात कि आप शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ें आपके ऊपर इम्पोज होती हैं या आप कहाँ पे वीक होते हैं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाते हैं? वेरी प्रिसाइजली। देखिए, इसमें अगेन बहुत आप प्रिसाइज की बात करें लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट जो जनरली रिसर्च बेस्ड फैक्टर्स हैं वो ये है कि आपकी कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा हार्मनी नहीं है। इस मुलजिम के बारे में आप क्या कहेंगे, जितना हम बात कर सके उसके बारे में? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप इम्पल्सिव एक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दूसरे सेक्स की तरफ जाना या दूसरी जेंडर की तरफ जाना भी इन्वॉल्व है। तो ये इम्पल्सिविटी भी जो है ये किसी न किसी मेंटल इलनेस का भी एक पेशखेमा हो सकता है कि कोई इम्पल्सिविटी थी, मेंटल इलनेस थी, जिसकी वजह से वो अपने एक पार्टनर की तरफ अपने आप को महदूद ना कर सका, जिसके साथ उसका एक हलाल रिलेशनशिप था, लेकिन वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो गया। सो यहाँ पे हम इम्पल्सिव एक्शंस को भी केटर कर सकते हैं। मेंटल आपकी एक वीकनेस भी होती है, उसको भी हम एड्रेस करते हैं कि बाज़ औक़ात आप इम्पल्सिवली इस तरह के एक्शंस में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं एंड देन देयर इज़ नो वे बैक। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ माहिर नफ्सियात अस्मा कुरैशी मौजूद थी। जितने भी इस केस के स्टेक होल्डर्स हैं तमाम से बात की। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जो अपनी मर्दाना कमज़ोरी की बात कर रहा है वो सिर्फ एक प्ली लेने की कोशिश कर रहा है, सिंपथीज़ लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब मकतूला का भाई और ससुर जो हैं वो कहते हैं कि मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। बेशक उनका वो रिश्तेदार भी है और ससुर अपने सगे बेटे के मुतालिक ये कहता है कि उसको सज़ा दी जानी चाहिए। और पुलिस का कहना है कि ये पहली दफ़ा नहीं, इसने अटैम्प्ट इससे पहले भी 2-3 दफ़ा की थी, लेकिन घर में रिश्तेदार होने की वजह से, फैमिली मेम्बर्स होने की वजह से वो अटैम्प्ट जो थी वो कामयाब नहीं हो सकी थी। इसने असलिया भी इसलिए सिर्फ ख़रीदा था 1-1.5 महीना पहले कि वो अपनी बेगम को कत्ल करे, और क्योंकि उसके साथ खुद एक डकैती की वारदात हो चुकी हुई थी इसलिए उसको मालूम था कि डकैती की वारदात कैसे करनी है, और वो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए वारदात का एक उसने सारा सिनेरियो क्रिएट किया कि घर वालों को उसने शॉपिंग के लिए भेजा और जब वो घर में अकेले हुए तो उसने बीवी को कत्ल कर दिया। लेकिन पुलिस ने मुलजिम को 5वें-6ठे रोज़ गिरफ्तार कर लिया है। तमाम हक़ाइक़ जो सामने ले आए हैं और अब कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।